लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में हम लोग क्या, इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को हम 20 ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कर दिए थे। आज 20 के बाद ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे और आज के इस लेक्चर में 40 ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को टोटल किरण प्रकाश सीरीज से 104 ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे। पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं और उसके बाद वाला लेक्चर यानी 20 के बाद ऑब्जेक्टिव हम इसमें बता रहे हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। या हम यहाँ आई बटन पर उसका क्लिक दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आइए डिस्कशन करते हैं। क्या है, तो 21 नंबर क्वेश्चन है संपर्कित दो लेंसों की शक्ति। क्या दिया है सर, क्या दिया है? तो यानी संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है। ठीक है, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ चारों के चारों ऑप्शन में हमारे से मिस प्रिंट हो चुका है, ये ऑप्शन में चारों नहीं है। संपर्कित दो लेंसों की शक्ति में क्या होता है, तो P बराबर पहला लेंस की शक्ति प्लस दूसरा लेंस की शक्ति, दोनों की शक्ति को जोड़ देते हैं तो आ जाता है हम लोग को क्या, संपर्कित लेंस की शक्ति आ जाता है। यानी समझ में आ गया, संपर्कित लेंस की शक्ति जब भी निकालना है तो क्या कीजिएगा, पहला लेंस की शक्ति को जोड़ दीजिएगा और दूसरे लेंस की शक्ति को जोड़ दीजिएगा और यही चीज क्या कहलाता है, संपर्कित। मान लीजिए पहला लेंस की शक्ति कितना है, तो 20 है और दूसरा लेंस की कितना है, तो 20 है। दोनों को जोड़ देंगे तो संपर्कित लेंस की शक्ति कितना आ जाएगी, तो 40 आ जाएगी। क्लियर, यानी हम यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी संपर्कित लेंस की शक्ति कितना होता है, तो P1 प्लस P2 होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 21 के बाद 22 नंबर 22 नंबर क्या है, पढ़िए। 22 नंबर क्वेश्चन दिया औसत रंग। औसत रंग किसको कहा जाता है, तो यहां देख लीजिएगा, औसत रंग किसको कहा जाता है, तो पीला रंग को औसत रंग कहा जाता है। ठीक है, कि अपवर्तनांक के लिए सही, यानी 4 ऑप्शन दिया और औसत रंग यानी पीला के लिए चारों में चारों कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो आइए, औसत रंग पीला के लिए आप लोग जब भी निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, यानी अपवर्तनांक का सिंबल म्यू होता है और किसी किसी बुक में एन दिया हो, यानी ये दोनों के दोनों अपवर्तनांक का संकेत होता है। क्या होता है, तो अपवर्तनांक का संकेत होता है। अगर इस टर्म में बोला जाए तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, म्यू आर, यानी लाल कलर का अपवर्तनांक प्लस बैगनी कलर का अपवर्तनांक, और दोनों के अपवर्तनांक को किसे डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। जो आता है वो किसका हो जाता है, तो औसत रंग यानी पीले रंग का अपवर्तनांक हो जाता है। तो क्लियर कट बातें समझ में आ रही है। अगर औसत रंग का क्या निकालना है आप लोगों को, अपवर्तनांक निकालना है, तो लाल का देख लीजिए और किसका देख लीजिए, बैगनी का देख लीजिए और किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो आता है वो क्या कहलाता है, औसत रंग यानी पीले रंग का अपवर्तनांक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लो ठीक है, जो जो हम बात बता रहे हो डिस्कशन करें, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद आप लोगों को देखो एक चीज है कि हम यहाँ बोलने के लिए ए नंबर राइट आंसर बोल सकते हैं, लेकिन कैसे कैसे बना रहे हो, कौन कौन सा तर्क दे रहे हो, उस चीज को समझिएगा। इससे समझ जाइएगा तो आप लोगों का A to Z यही ऑब्जेक्टिव आएगा और आप लोग सॉल्व कर आइएगा, पूर्णतः सॉल्व कर आएंगे और आप लोगों का पूर्णतः नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक बार तो डिस्कशन और पहली बार है तो विश्वास जता कर देखिएगा, और बेस्ट रिजल्ट ना है तो कहिएगा सर फिजिक्स में बेस्ट रिजल्ट नहीं है। चलिए, हमारा काम आप लोगों के सामने बोलेगा कि क्या सर आप दिए थे और कैसे बताए थे, बहुत बेहतर बताए थे, और पूरे के पूरे यूट्यूब पर आप लोगों का वन ऑफ द बेस्ट यानी सबसे बेहतर में एक ये भी आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। आइए चलिए, अब 23 नंबर पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर से जी क्या क्वेश्चन है, तो समानांतर लिखा है, फिर सतह लिखा है, फिर वाली लिखा है, फिर क्या लिखा है, तो कांच लिखा है, फिर क्या लिखा है, पट्टी की शक्ति होती है, यानी समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो अगर मान लीजिए समानांतर क्या होता है, ये है एक और ये है 2, और कांच की पट्टी ये हो गया ना। अब देखो इसकी शक्ति मापा जाए तो ये वाला अगर समानांतर, ये कांच की क्या है, ये क्या है हम लोग का, कांच की पट्टी, कांच की पट्टी है। एक मिनट रुक जी, ठीक है, लाइट्स को एडजस्ट कर ली। अब देखो अगर ये हम लोग का कांच की पट्टी है, किसका क्या है, कांच की पट्टी, अगर मान लीजिए दोनों पट्टी क्या होती है, समानांतर होती है, तो उस कांच की पट्टी की जो फोकस दूरी होती है कहां होती है, तो अनंत पर होती है। कहां होती है सर जी, तो अनंत पर होती है। क्लियर है, अगर कांच की पट्टी समानांतर होती है, अगर यही वक्र होती है, यही क्या होती है, वक्र होती है, तो इसका फोकस दूरी अनंत पर नहीं होती, एक लिमिटिंग यानी निश्चित दूरी पर होती है। ठीक है, यानी अगर समानांतर पट्टी होता है तो फोकस दूरी कहां होती है सर जी, तो अनंत पर होती है। ठीक है, तो आप लोग फोकस दूरी जब मालूम चल गया तो शक्ति निकालने का क्या तरीका होता है, तो 1/f होता है।
शक्ति निकालने का तरीका 1/f होता है। f अगर अनंत है, f क्या है, अनंत है, ठीक है। चलिए f अगर अनंत है तो p का मान कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। यानी अगर समानांतर पट्टी है, समानांतर पट्टी यानी कांच की पट्टी की शक्ति अगर पूछा जाए तो कितना होगा, तो 0 होगा। सर जी कैसे होगा, समझ में आ गया? क्योंकि कांच की पट्टी का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, तो अनंत होता है। क्या होता है, तो अनंत होता है, इसलिए शक्ति का मान कितना हो जाता है, तो 0 डाइऑप्टर हो जाता है, ठीक है। यानी इस 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 23 के बाद कौन सा आएगा, तो 24 नंबर है। पढ़िए क्वेश्चन, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। पढ़ते हैं हम लोग साथ साथ मिलकर। क्या लिखा है सर जी, तो कोणीय लिखा है। फिर क्या लिखा है, तो वर्ण विक्षेपण, यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। आप लोग को हम जब बताए थे तो आप लोग को बताए थे कोणीय वर्ण विक्षेपण का क्या संकेत होता है, तो सर जी संकेत होता है थीटा। क्या संकेत होता है, तो थीटा होता है, ठीक है। और ये कैसे निकलता है, तो बैगनी रंग का विचलन, यानी बैगनी रंग का विचलन, विचलन को डेल्टा से सूचित करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। बैगनी रंग का विचलन यानी डेल्टा भी, और किसका, लाल रंग के विचलन को घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है, तो हम लोगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण लिख देता है। लेकिन इस क्वेश्चन को, इस आंसर को ऑप्शन में खोजिएगा तो नहीं दिया, तो किस रूप में दिया, तो अपवर्तनांक के रूप में दिया। तो क्या सर जी अपवर्तनांक के रूप में भी आंसर होता है क्या, तो हाँ अपवर्तनांक के रूप में भी आंसर होता है। यानी थीटा का मान अपवर्तनांक के रूप में ये होता है। क्या होता है, तो हम लोग बैगनी रंग का क्या लिख लेंगे, अपवर्तनांक लिख लेंगे। अपवर्तनांक का सिंबल म्यू, और किसके लिए, तो भी, म्यू भी का मतलब बैगनी रंग का अपवर्तनांक। फिर क्या लिखेंगे, तो माइनस लिखेंगे, ठीक है, माइनस लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, तो म्यू आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, म्यू आर लिखेंगे। फिर घटा देंगे, और किससे गुना कर देंगे, तो प्रिज्म कोण से गुना कर देंगे। ये इस सूत्र द्वारा जो आता है वो क्या कहलाता है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। हम लोगों को, हम आपको कितना सूत्र बताया, 2 सूत्र बताया, एक ऊपर वाला और दूसरा नीचे वाला। कभी ऑप्शन में अगर ये दिखे तो ये मारिएगा, और ऑप्शन में नीचे वाला दिखे तो नीचे वाला मारिए। और जो नीचे वाला सूत्र है पहले वाला सूत्र से ही आया है। चलिए हम लोग को यहाँ डिस्कशन, यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यू भी माइनस, ठीक है, म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए। यानी इस 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। म्यू वी क्लियर है क्या है, तो म्यू वी का मतलब है बैगनी रंग का अपवर्तनांक, म्यू आर क्या है, तो लाल रंग का अपवर्तनांक, ए क्या है, तो प्रिज्म कोण, ठीक है। चलिए तो 24 के बाद 25 पर मूव करते हैं। क्लियर, चलिए पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िएगा क्वेश्चन तो आप लोगों को मालूम चलेगा। लिखा है खगोलीय, लिखा है दूरबीन, लिखा है के लिए निम्नलिखित में सही है। यानी 4 ऑप्शन दिया, और 4 ऑप्शन में देखो आप लोग पढ़िए रहिएगा। एक चीज और, फिजिक्स और मैथ का कंडीशन यही है कि जो पढ़ेगा वही बनाएगा, जो पढ़ेगा वही बनाएगा। आप लोगों को मान लीजिए यहाँ एफओ का मतलब क्या है, कौन बता सकता है, तो ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। आप लोग पढ़िएगा तब तो मालूम चलेगा। यहाँ तो सिंबल का यूज कर दिया, तो कैसे मालूम चलेगा, जब आप उस सिंबल से परिचित होंगे। सिंबल से परिचित कब होंगे, तो आप लोगों ने किसी ना किसी, कहीं ना कहीं आप लोगों ने तर्कपूर्वक पढ़ा होगा, तब आप लोग उस सिंबल से परिचित है। नहीं परिचित हो तो सबसे पहले सिंबल का नाम जानना सीखे कि आखिर में उस सिंबल का नाम क्या है। क्योंकि सिंबल, अगर एक सिंबल बहुत चीज की जानकारी देता है, लेकिन यहाँ इस सिंबल का मतलब क्या, उस चीज को समझेंगे। आइए, तो अगर कोई बोलेगा एफओ का मतलब क्या है, तो एफओ का मतलब अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। अगर शुद्ध हम लोग की भाषा में बोले तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो वस्तु को देखता है उसकी फोकस दूरी क्या है, एफओ है। और एफई का मतलब नेत्रिका, नेत्रिका यानी जहाँ आग के पास जो लेंस होता है उस लेंस की फोकस दूरी को हम क्या नाम दिए, एफई दिए। अब सब में यही नामकरण है। चलिए अब आता है तो खगोलीय दूरबीन। खगोलीय दूरबीन में क्या होता है, तो सर जी 2 लेंस होता है। क्या होता है, तो सर जी 2 लेंस होता है। और 2 लेंस होता है तो एक लेंस बड़का होता है, दूसरा लेंस छोटका होता है। जो बड़का होता है उसका नाम है अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी, तो ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस, या इंग्लिश में आई पीस बोलते हैं, ठीक है, आई पीस या आई लेंस बोलते हैं। अब देखो जो छोटा है लेंस उसकी फोकस दूरी ऑटोमेटिक कम होगी, तो इसकी फोकस दूरी एफ ही बोला जाता है, और इसकी फोकस दूरी क्या बोला जाता है, तो एफ ओ बोला जाता है। अब बताओ एफ ओ क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, तो एफ ही होगा। किसमें, तो हम लोग ये जो चित्र बनाए हैं ये है खगोलीय दूरबीन। खगोलीय दूरबीन में दो लेंस होता है। कौन कौन, एगो होता है अभिदृश्यक लेंस, दूसरा होता है नेत्रिका लेंस। अभिदृश्यक लेंस बड़ा होता है इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी,
किससे, नेत्रिका लेंस से बड़ी होगी। तो यहाँ संबंध में कौन राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोगों का राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी एफओ बड़ा होता है किससे, एफई से। यानी एफओ का मतलब अविदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन याद रखिएगा किस में, तो खगोलीय दूरबीन में। किस में, तो खगोलीय दूरबीन में। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 25 के बाद 26, 25 के बाद 26। आप देखो किस, अब पढ़िएगा क्वेश्चन, आप लोगों को मालूम चलेगा प्रकाश किस भौतिक राशि का स्वरूप है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूरा चीज टाइप नहीं हुआ है, क्या मिस है देख लीजिए, प्रकाश, और यहाँ लिखना चाहिए था वर्ष, क्योंकि प्रकाश किस भौतिक राशि का स्वरूप है आप लोग कभी नहीं पढ़िएगा, प्रकाश वर्ष पढ़िएगा। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का स्वरूप है, तो आप लोग जानते हैं प्रकाश वर्ष में किस चीज को मापा जाता है, तो दूरी को मापा जाता है। क्लियर कट बातें समझ में, यानी प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का रूप है, तो दूरी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 26 के बाद मूव करते हैं 27 नंबर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बाद कितना, 27 नंबर। पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है, एक लिखा है सरल, लिखा है सूक्ष्मदर्शी, लिखा है से बना प्रतिबिंब। तो आप लोगों को कभी ये क्वेश्चन आएगा एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसे होता है, तो क्या बताइएगा, काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा होता है। उम्मीद करते हैं आपने सरल सूक्ष्मदर्शी देखा होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी हम कहाँ बोल रहे हैं, रियल लाइफ में नहीं बोल रहे हैं, आप लोग चैप्टर नंबर 14 यानी प्रकाशिकी, ये देखा जाए तो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर कितना था, 9। इसमें आप लोगों ने जब किरण प्रकाशिकी पढ़ा तो सरल सूक्ष्मदर्शी देखा। उसमें क्या था, तो एक उत्तल लेंस को ही क्या बोला जाता था, उत्तल लेंस को ही सरल सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है। सूक्ष्मदर्शी का मतलब यही होता है जो छोटे वस्तु को देखता है, यानी उत्तल लेंस क्या करता है, तो छोटे वस्तु को बड़ा कर दिखाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी नाम पड़ गया। ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब बनाता है क्या बनाता है, तो काल्पनिक और सीधा बनाता है। कब बनाता है काल्पनिक और सीधा, आप लोगों ने 6 गो केस बनाया होगा। 6 गो केस में आप लोगों को मालूम होगा कि कब यहाँ बनता है, तो आप लोगों के यहाँ प्रकाशीय केंद्र होता है और यहाँ कितना होता है, तो F1 होता है। क्या होता है, और इन दोनों के बीच अगर क्या होती है, वस्तु होती है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, तो क्या बनता है सर जी, तो काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। क्लियर कट बातें समझ में आ रही। चलिए इतना डिस्कशन कर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, चलिए 27 के बाद 28 नंबर। 27 के बाद कितना नंबर सर जी, तो 28 नंबर। 28 नंबर पढ़िए क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्या मिलेगा, उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाने वाला दृष्टि दोष। यानी अगर आप लोग उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करते हैं तो आप लोगों के अंदर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हुआ है, तो याद रखिए कौन सा उत्पन्न हुआ है, तो उत्तल लेंस से किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष को। किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष को। ट्रिक में याद रखिएगा, अगर दोष और निवारण, दोष और निवारण, दोष में अगर शब्दों की संख्या 2 होगी तो निवारण में जो लेंस होगा उसमें शब्दों की संख्या कितनी दिखाई देगी, 3 दिखाई देगी। अगर वही दोष में शब्दों की संख्या 3 होगी तो निवारण में जो लेंस का यूज होगा वो कितना अंक का होगा, 4 अंक। जैसे दोष में अगर दूर है तो दूर में कौगो, एगो द है एगो र है, तो इसमें निवारण में कौन होगा, उ त ल, यानी कौगो शब्द वाला, तो 3 गो शब्द वाला। और यहाँ अगर 3 है, 3 में कौन, निकट, हार्सिन दीर्घिन को नहीं लेंगे, खाली शब्द न कट, 3 गो है, तो इसमें कौन लेंगे, अ लेंगे, व लेंगे, त लेंगे और ल लेंगे, यानी 4 गो वाला लेंगे। ठीक है, यानी 3 गो में 4 गो और 2 गो में 3 गो, यानी निवारण में कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, निवारण में ज्यादा होना चाहिए और दोष में कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यानी उत्तल लेंस कंफ्यूजन आ सकती है कि किस में हम 3 गो होगा, किस में 4 गो, इसलिए बताती है। चलिए तो उत्तल लेंस को दूर करने के लिए किसको, उत्तल लेंस द्वारा दूर किए जाने दृष्टि दोष कौन है, तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 28 के बाद 29 पर मूव करते हैं। अब देखो यहाँ हम डिस्कस क्या करते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को मालूम भी होगा, ये सारी बातें मालूम भी होगा, लेकिन कोई बातें आप लोगों को मालूम नहीं ना होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कीजिएगा, तो रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और यही एग्जाम को कैसे कैसे बनाया जाए, कोई होता है का जिसे हम लोग को मालूम होता है, कोई अच्छे ढंग से कोई टीचर बता देता है तो हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम जो कर रहे थे वही क्या है, सही चीज़ है। ठीक है, और उसी को कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिएगा। कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप होता है तो आप लोगों को क्या होता है, तो एग्जाम में बनता है तो अच्छा लगता है कि ना इसका प्रोसेस यही होता है। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए और एग्जाम में बैठिएगा, आप लोगों को ये श्योर और गारंटी देते हैं आप लोगों को मजा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते। 28 के बाद कितना नंबर है, तो 29 नंबर। वर्ण लिखा है, विक्षेपण लिखा है, फिर क्षमता लिखा है, का सही संबंध, यानी यहाँ संबंध दिया। अब देखो यहाँ दिखा है ना ओमेगा, क्या दिख रहा है, ओमेगा, और यहाँ ओमेगा किसके लिए आया, तो सर जी वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए। किसके लिए आया, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए। और यहाँ म्यू 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 सब दिया, तो म्यू म्यू किसके लिए होता है, तो अपवर्तनांक के लिए। यानी ओमेगा का जो एक सूत्र बताइए अपवर्तनांक के टर्म में, तो क्या सूत्र होता है, तो यहाँ लिख देते हैं ओमेगा, ओमेगा बराबर अगर जब भी सूत्र तो म्यू भी। म्यू भी का मतलब आप लोग
क्लियर कट बातें जान गए, बैगनी रंग का अपवर्तनांक। फिर क्या लिखिए माइनस म्यू आर यानी लाल रंग का अपवर्तनांक। फिर ठीक है, तो नीचे साइड बट्टा, फिर म्यू वाई का मतलब पीला रंग का अपवर्तनांक। फिर क्या लिख दीजिए, तो -1 लिख दीजिए। यही क्या है, कोणीय, पढ़ लीजिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता इक्वल टू क्या होता है, ये सूत्र होता है। यहाँ इस सूत्र को उस ऑप्शन में खोजेंगे, अगर मिल जाएगा तो राइट आंसर वही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ऊपर साइड यही दोनों दिया, नीचे साइड दिया, यहाँ बट्टा छोड़ दिया। ठीक है, बट्टा डाल दीजिएगा, बट्टा छूट गया। ठीक है, चलिए 29 के बाद 30 पे, 29 के बाद 30। अब पढ़िए क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर सर जी क्या क्वेश्चन है, निर्वात लिखा है, में लिखा है, प्रकाश लिखा है, वेग लिखा है, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग c है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक इतना दिया है, कितना दिया है, 3/2 दिया। 3/2 को 1.5 भी बोल सकते हो। ठीक है, में मान होगा, यानी फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा कि आखिर में करना क्या चाहते हैं। कभी भी क्वेश्चन को एक बार समझ में ना आए तो 2 बार पढ़िएगा। 2 बार पढ़ने से क्वेश्चन जब तक समझ में ना आए, आंसर को याद करने से कोनो फायदा नहीं होता। क्वेश्चन समझिए और बनाइए, आप लोगों को बनता जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच में इसका मान होगा, यानी कांच में प्रकाश का वेग पूछ रहा है, कांच में प्रकाश का वेग पूछ रहा है। चलिए, तो आप लोग संबंध देखते हैं। लो, आप लोगों को अगर मालूम है निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आप लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक का सहारा लेना पड़ेगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है सर जी, तो ऊपर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया, तो c दिया। फिर क्या होता है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल। किस माध्यम में पूछा है, तो कांच में, तो यहाँ Vg लिख देते। Vg का मतलब कांच में वेग, कांच में चाल हो सकता है। अब देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है किसका, तो कांच का, कितना दिया, तो 3/2 दिया है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने का यही तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ से c और नीचे साइड Vg, और Vg का अगर मान निकालना तो Vg को ऊपर सेंड कर दीजिए, 3/2 को नीचे सेंड कर दीजिए, तो c/3/2। और तो यहाँ से Vg इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 2c/3 आ जाएगा, 2c/3 आ जाएगा। ये हम लोगों का क्या, कांच में प्रकाश की चाल होगी, कितना, 2c/3, 2c/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के बाद मूव करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और बेहतर क्वेश्चन देखिएगा, हो सकता है आए। सभी के सभी बेहतर और बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये आप लोगों के एग्जाम में आए हुए प्रश्न, और हम डिस्कशन कर आप लोगों को कॉन्सेप्ट को मजबूती दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट की मजबूती दे रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग याद कर जाइएगा तो यही कॉन्सेप्ट जाकर लड़ेगा, आप लोग के एग्जाम में लड़ेगा। और देखिएगा आप पूरा में पूरा कर आइएगा। ठीक है, एक बार तो हम बोल रहे हैं पूरा वीडियो देखिए, पूरा सीरीज में जुड़े रहिए, और आप लोग अपनी तमन्नाएं बोलते रहिए कि हमारी सर तमन्ना है, हमारे साथ डाउट ये आ रहा है। और देखो एक चीज हम आप लोगों से यही बोलेंगे, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो एक चीज आप लोगों से डिमांड यही करें, एक सुनहरा सा कमेंट कर जाइए कि सर जी आपकी मेहनत रंग लाई, आपकी मेहनत रंग लाई, और आपने जो बताया बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया। तो आप लोगों से ये कहीं डिमांड करेंगे कमेंट, बस हमको कमेंट चाहिए आप लोगों की, और जो आप लोगों के दिल में आए वो चीज को लिख कर जाइए। ठीक है, कमेंट लिख कर ही जाइएगा। चलिए आते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख, अगर ना पसंद आए तो कुछ नहीं, डिसलाइक भी कर सकते, कोनो दिक्कत नहीं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन पसंद आएगा तो एक चीज कमेंट जरूर कर जाइएगा। ठीक है, चलिए, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग स्वस्थ व्यक्ति है, हम लोग चश्मा भी नहीं पहने, यानी हमारे आंख के जो फोकस दूरी होती है कितनी होती है, तो याद रखिएगा ये हम लोग का फिक्स वैल्यू कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। यानी स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ मनुष्य भी बोल सकते हो, आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, तो याद रखिएगा कितनी होती है, तो 25, यानी एफ का मान कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए 31 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 31 के बाद 32 नंबर। अब यदि प्रकाश पुंज माध्यम 1 से 2, अब देखो ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। यहाँ इस क्वेश्चन को हम नहीं बना रहे, गलत, पूरा का पूरा क्वेश्चन है गलत लिखा है। अब जब क्वेश्चन गलत लिखा है तो आंसर को समझाकर कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा बात नहीं है, 12 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा, और आप लोग को कोई भारी क्वेश्चन लग रहा है, ये क्वेश्चन गलत है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते, क्वेश्चन टाइप ही गलत हुआ है। ठीक है, तो 32 के बाद 33 में मूव करते हैं। अब पढ़िए क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश पुंज, श्वेत प्रकाश यानी उजला कलर को ही श्वेत प्रकाश बोला जाता है। पुंज कांच स्लेब पर क्या होती है, आपतित होने पर सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा, यानी बाहर निकलने में कौन सा सबसे पहले बाहर निकलेगा। अब एक बात बता,
अगर दो आदमी का रेस लगाया जाए और जिसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, चाहे जो कदम बड़का रखेगा, जो कदम का रखेगा बड़का रखेगा, वही ना जल्दी जल्दी पहुंचेगा। यानी हम बोल रहे हैं, मान लीजिए एक लड़का है, लड़का 1, ये है लड़का 2, दोनों को दोहराया जा रहा और ये दोनों यानी पैर को जल्दी जल्दी फेंक रहा है, यानी इसकी स्पीड ऐसे है और इसकी स्पीड ऐसे है, यानी अपने पैर को ऐसे फेंक रहा है। तो कौन जल्दी जल्दी जा रहा है, दो कदम में बहुत दूर चला गया, दो कदम में बहुत दूर चला गया। ये ऐसे ही बात होती है अगर ये लाल की, लाल का तरंग दर ज्यादा होता है, तरंग दर ज्यादा होने का मतलब ये जो क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की दूरी ज्यादा होती है, यही बैगनी का क्या होती है तो कम होती है। तो सबसे पहले कौन निकलता है तो लाल निकलता है, इसके पीछे रीजन क्या है तो इसका लेमडा ज्यादा होता है और बैगनी का लेमडा क्या होता है कम होता है। सबसे देर में अगर निकलने वाला रंग होगा तो कौन होगा तो बैगनी होगा, कारण इसका लेमडा कम होता है और इसका लेमडा ज्यादा होता है। लेमडा का मतलब तरंग दर्द, लेमडा का मतलब तरंग दर्द। तो जिसका तरंग दर्द ज्यादा होता है वो सबसे पहले ग्लास स्लेब से निकलेगा तो कौन निकलेगा, लाल निकलेगा। सबसे देरी में कौन निकलेगा तो बैगनी निकलेगा। ठीक है, चलिए तो 33 के बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ जाएगा और शायद आप लोग खुद भी बना सकते इस क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में लिख कर आइएगा। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। यानी मृग मिश्रिका का कारण है, मृग मिश्रिका का चार दिया, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, विवर्तन और अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये इसमें से कौन किसका कारण है, मृग मिश्रिका का। तो इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर आप लोग किस में लिखिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन इजी सा है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 35 नंबर। 35 नंबर समतल दर्पण की फोकस दूरी। अभी अभी ग्लास स्लेब बताए थे, ग्लास स्लेब भी एक समतल दर्पण की जैसा यूज करता है। ठीक है, तो अगर समतल दर्पण मालूम है आप लोगों का ऐसे होता। ठीक है, अगर इसकी फोकस दूरी एफ की मान पूछा जाएगा तो एफ का मान क्या हो जाता है तो इन्फिनिटी हो जाता है। यानी इसका एफ कहाँ होता है तो अनंत पर होता है। एफ कहाँ होता है सर जी तो अनंत पर होता है। अगर कोई पूछ रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है तो अनंत होती है। क्या बोलिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन 35 के बाद 36 नंबर। 35 के बाद कितना नंबर तो 36 नंबर। 36 नंबर पढ़िए। अब देखो, तालाब की नली कुछ ऊपर उठी हुई क्या होती है तो प्रतीत होती है। इसका क्या कारण है तो सर जी क्या कारण, तो क्या कहिएगा सबसे कि इसके पीछे का लॉजिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता है इसलिए तालाब की तली कुछ ऊपर क्या होती है उठी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है प्रकाश का अपवर्तन है। यानी आप लोग को दुनिया में बहुत सारी घटनाएं होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है और उसी कारण का नाम, जैसे अगर तली उठा है तो उसके पीछे क्या कारण है तो प्रकाश का अपवर्तन। अगर अंधेरे में देखिएगा, अंधेरे में देखिएगा यानी काले में होगा तो आप लोग को तली दिखाइए, अंधेरे में कहाँ दिखाई देगा कि देखिएगा। ठीक है, और प्रकाश का प्रकाश होगा तभी ना कोई वस्तु दिखाई देती है। यानी स्वाभाविक सी बात है कि प्रकाश होगा तभी हम तली को देख सकते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण तो प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 35 36 भी हो गया। अब 37 नंबर। 37 नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या लिखा है चलिए हम भी पढ़ लेते हैं। क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है। ये तो बहुत सारा इजी क्वेश्चन आ गया। क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है तो सबसे इजी क्वेश्चन फिजिक्स का कितना होता है तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है तो 90 डिग्री होता है। अगर क्रांति कोण का मान, क्रांति कोण अगर संगत यानी आपतन कोण का संगत क्या हो जाए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो उसी आपतन कोण का नाम क्रांति कोण होता है। डेफिनेशन में लिखवाए हैं आप लोगों के लिए। चलिए तो 37 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 37 के बाद 38 नंबर। 38 नंबर क्या क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आइए हम बता देते किस किस दर्पण से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोगों को मालूम है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का गुण लिखवाए थे तो हम बताए थे इसमें भी प्रतिबिंब कैसा बनता है तो आभासी बनता है। आभासी बनता है, आभासी। अब आप लोगों को अवतल दर्पण की हम 6 स्थितियां बताते। 6 स्थितियां में एक स्थितियां थी जिसमें क्या बन रहा था आभासी, और यहाँ आभासी बनता है लेकिन क्या बनता है आभासी और बराबर बनता है। याद रखिएगा प्रतिबिंब और वस्तु बराबर होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें आभासी बनता है और लेकिन एक कंडीशन में आभासी बनता है और वस्तु से क्या बनता है तो बड़ा बनता है। यानी एक ही कंडीशन में 6 स्थिति में एक कंडीशन में आभासी बनता है और वस्तु से क्या बनता है तो बड़ा बनता है।
वही बात उत्तल के लिए, इसमें तो हमेशा क्या बनता है, आभासी बनता है, इसमें हमेशा आभासी बनता है, और लेकिन क्या बनता है तो छोटा बनता है। देखो यहाँ तीनों में भी भेद है, आभासी बनता है लेकिन बराबर बनता है, यहाँ आभासी बनता है लेकिन बड़ा बनता है, यहाँ आभासी बनता है लेकिन छोटा बनता है। ठीक है, अब आइए तो कौन कौन से दर्पण आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं, तो सर जी तो तीनों बना रहा है, तो तीनों बना रहा है, तो आइए देखते हैं कि देखो तीनों बना रहा है, तो यहाँ ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। लो 38 के बाद 39 नंबर पढ़िए, क्वेश्चन 39 नंबर, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अरे ये तो क्वेश्चन अभी अभी डिस्कस किए, तो कौन सा बनाता है, तो अवतल दर्पण बनाता है, आभासी लेकिन बड़ा, कौन बनाता है तो अवतल दर्पण बनाता है। इका बनाता है बराबर बनाता है, इका बनाता है तो छोटा बनाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 39 के बाद, 39 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर, पिन होल। ये आप लोग घर पर भी इस प्रकार का कैमरा बना सकते, पिन होल कैमरा कार्य करता है। आप लोग कैटून को लेकर छिद्र कर दीजिएगा, उसके बाद एक परत आती है उसको लगा दीजिएगा, तो जो कैमरा बनता है उसको क्या बोलते हैं, पिन होल कैमरा बनता है। और एक किस सिद्धांत पर काम करता है, तो प्रकाश के देखिए प्रसारण, प्रसारण पर काम करता है। देखिए प्रसारण पर कौन काम करता है, तो पिन होल कैमरा कार्य करता है। तो याद रखिएगा प्रकाश के रेखीय प्रसार पर यह कार्य करता है, कौन, पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा यूट्यूब पर मारिएगा, चाहे कहीं भी देखिएगा, आप लोग गूगल पे मारिएगा तो देखने को मिल जाए पिन होल कैमरा किसे कहते हैं। और हम यही चाहेंगे आप मार्कर भी देखिएगा पिन होल कैमरा कैसा होता है और उस किस प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यानी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो प्रकाश के रेखीय प्रसार पर। आप लोग जरूर देखिएगा पिन होल कैमरा, आप लोगों को मजा आएगा। देखो जब तक आप लोग सर्च रिसर्च किसी चीज को विजुअल ना देखिएगा तब तक मजा पढ़ाई में आता नहीं है। आप लोग किसी चीज को विजुअल कीजिए, यानी जो चीज पढ़ रहे हैं उसका क्या वास्तविक चित्र देखिए, वास्तविक चित्र देखिएगा तो पढ़ाई का मजा आता है, पढ़ाई का रोल असली मतलब समझ में आता है। और वास्तविक प्रतिबिंब ना देखिएगा, यानी उसका रियल इमेज ना देखिएगा तो पढ़ाई का कोनो महत्व होता नहीं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और ये सारी की सारी बातें गांठ मार लीजिए, जब किसी जो बात बोलेंगे उस चीज को अपने जीवन में जरूर थोड़ा उतारने की ट्राई कीजिए, और वो सारी बातें हमारे पर खुद बीतेगी और हम बताएंगे। ठीक है, और देखिएगा आप लोग विश्वास रखिएगा, वो सारी एक्सपेरिमेंटल चीज है, सारी एक्सपेरिमेंटल चीज और उपयोग कीजिएगा तो आप लोगों को लाभ ही होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 40 के बाद 41 नंबर, 41 नंबर पढ़िए क्वेश्चन। क्या दिया है सर जी, जल दिया और यहाँ म्यू दिया, यानी जल का अपवर्तनांक कितना 4/3, और कांच दिया और यहाँ म्यू दिया, यानी कांच का अपवर्तनांक कितना दिया 3/2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में मिसिंग है, क्या मिसिंग है, यानी कांच के सापेक्ष मिसिंग है, कांच के सापेक्ष, या फिर क्या हो जाएगा जल का अपवर्तनांक, यानी कांच के सापेक्ष जल का पूछ रहा है। तो देखो जब भी पूछेगा, जिसका पूछेगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, म्यू लिख देंगे बीच में, जिसका पूछेगा, किसका पूछ रहा है डब्लू को, तो म्यू के बाद डब्लू लिखेंगे, और जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको हम लोग म्यू से पहले लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोले थे कैसे लिख लीजिएगा, अगर ऐसा होगा तो ऊपर साइड म्यू डब्लू होगा, नीचे साइड क्या होगा तो म्यू जी होगा। म्यू डब्लू का मान दिया है, म्यू डब्लू का मान कितना दिया, तो 4/3 दिया, तो लिख दे 4/3, और म्यू जी का मान कितना दिया, तो 3/2 दिया, 3/2 दिया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा 4 के पास तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, और 3 चला जाएगा 3 के पास तो कितना हो जाएगा, तो 8/, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा, तो 8/9 होगा। यही क्वेश्चन में अगर ऐसे होता, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का पूछ रहा है तो जल, कांच का पूछ रहा है तो यहाँ कांच हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, तो जल हो जाएगा। इसके लिए क्या म्यू जी को ऊपर रख देंगे, और शायद ये क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग लेक्चर 1 में भी, यानी ऑप्टिक्स के लेक्चर 1 में भी किए हैं। ठीक है, यानी म्यू डब्लू। अब यहाँ आप लोग को यहाँ से 3/2 लिखेंगे और यहाँ 4/3 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 9 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आप लोगों को तो मालूम चल गया 9/8 कब आता है और 8/9 का 9 कब आता है। तो चलिए 41 के बाद 42 पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आप लोग देखो, एक चीज होता है टेस्ट में चाहे प्रैक्टिस में, हम लोग एग्जाम का क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, और एग्जाम के क्वेश्चन का डिस्कशन करने के बाद आप लोगों का क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और क्वेश्चन जब आता है तो जल्दी जल्दी बनता है। लेकिन जैसे आप लोग का देखो, हम लोगों के साइड में एगो चीज गलती यही होती है, हम लोग डायरेक्ट टेस्ट कहाँ देते हैं, एग्जाम में देते हैं, दिक्कत बती है इसी की, इसलिए एग्जाम बढ़िया से जाता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 41 के बाद 42 नंबर का लिखा है सर जी, किस लिखा है, कारण लिखा है, वायु लिखा है, का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है।
दिखाई देता है। तो इसके पीछे अगर पानी का बुलबुला चमकता है तो इसके पीछे क्या कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कभी कभी आप लोग बस में जाइएगा और देखिएगा नदी मिलेगा, चाहे आप लोगों का क्या मिलेगा, समुद्र मिलेगा, चाहे क्या बड़ी बड़ी नदी जैसे गंगा नदी मिलेगी। कभी आप लोग पटना पुल पर जाइएगा और देखिएगा दोपहर के टाइम पर, देखिएगा नीचे तो पानी का बुलबुला चमकते हुए दिखाई देगा। और उसके पीछे क्या कारण होगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होगा। क्या कारण होगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 42 के बाद देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है। 42 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। भाग गया, कहां भाग रहे, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण का अधिकतम, क्रांति कोण अधिकतम होगा, यानी पूर्ण आंतरिक। अब 4 ऑप्शन दिया और इसमें पूछ रहा है क्रांति कोण अधिकतम होगा जब किरण जाती है। तो किरण जाती है, देखो क्रांति कोण निर्भर किस पे करता है, कैसे अधिकतम कैसे कम किया जा सकता है। तो देखो साइन सी यानी साइन सी, यही सी क्या होता है, क्रांति कोण होता है। ठीक है, और यहाँ देखा जाए और यहाँ म्यू, क्लियर। अब देखो यहाँ से अगर संबंध देखा जाए तो म्यू ज्यादा होगा तो साइन सी कम होगा, यही ना, अगर निर्भरता देखा जाए। और म्यू का वैल्यू कम हो जाएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। अगर नीचे साइड यानी अगर इस सिचुएशन में, ये 4 का 4 सिचुएशन में, चारों सिचुएशन में जिस सिचुएशन में म्यू का मान अगर कम होगा उसी सिचुएशन में साइन सी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखते हैं इस सिचुएशन में। देखिए पानी से वायु, पानी से वायु में यानी वायु के सापेक्ष पानी का, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो सर जी अभी अभी लिखते हैं, एक लिखे थे ना 4/3, इसको कितना बोलते हैं, तो 1.33, 1.33। अब हीरे का आप लोग को जानते ही तो सार्वभौमिक याद है 2.4, और कांच का आप लोग को अभी अभी देखे 3/2 कितना होता है, तो कितना होता है, तो 1.5। ठीक है, 1.5। इसका देखिएगा किसका, कांच के सापेक्ष पानी का, या पानी के सापेक्ष कांच का, पानी के सापेक्ष कांच का अभी अभी निकाले थे लोग, पानी के सापेक्ष कांच का तो क्या निकाले थे, 9/8 निकाले, तो कितना आ गया, 8 × 8 और 1 बचेगा यानी 1.1, 1.1। सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, तो इसमें है, यानी कांच, पानी के सापेक्ष कांच का कितना है, तो 1.1 है। तो इसी सिचुएशन में क्या होगा, क्रांति कोण अधिकतम होगा। समझ में आ रहा है कैसे देख रहे हैं, क्रांति कोण देखने के लिए देख लीजिए अपवर्तनांक किस सिचुएशन में कम है, जिस सिचुएशन में अपवर्तनांक कम है उस सिचुएशन में क्या होगा, क्रांति कोण ज्यादा होगी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए 43 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 44 पढ़िए क्वेश्चन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, इसको कहा जाता है, अब देखो अपवर्तन। अब देखो एक चीज इससे आप लोग क्या सीखिएगा, अगर मान लीजिए 2 नंबर में पूछा जाएगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और आप लोगों को ऑप्शन में दिया हो, तो यही चीज को देखकर लिख दीजिएगा। आप लोग प्रकाश का अपवर्तन यही लिख दीजिएगा तो यही डिफिनेशन हो जाएगा। क्या लिख दीजिएगा, जब मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाने पर प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, इसे क्या कहा जाता है, तो अपवर्तन कहा जाता है। यानी कभी कभी ऐसे भी होगा कि ऑब्जेक्टिव के अनुसार आप लोग 2 नंबर का भी सॉल्व कर लीजिएगा, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मैच कर जाता है। ठीक है, तो वही ये साइकोलॉजी और दिमाग लगा सकता है जो पूर्णतः पढ़ा है, नहीं तो जो चीट करने वाला हो तो क्या करेगा, चीट करेगा, चीट भी कीजिएगा लेकिन कैसे कीजिएगा उस चीज को देख लीजिए। चीट अगर मान लीजिए चीट होना संभवतः नहीं हो पा रहा है तो कैसे, ऑब्जेक्टिव की सहायता से सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। यानी यहाँ से आप लोग अपवर्तन का डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। चलिए तो 44 के बाद अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 44 के बाद क्या होगा, तो 45 नंबर पढ़िए क्वेश्चन, आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा क्या है सर जी। तो यदि कांच वायु का क्रांति कोण कितना है, थीटा है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, यानी वायु के सापेक्ष क्या पूछ रहा है, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, इसे तो 3/2 हम लोगों को याद है, लेकिन क्या दिखेंगे, यानी अब देखो क्रांति कोण कितना दिया है, थीटा दिया है, यानी सी की जगह क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। और यहाँ आप लोगों को मालूम है, क्या मालूम है कि 1/, क्या होता है, तो म्यू होता है, 1/μ होता है। अब यहाँ यही होता है, यानी इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। मान तो हम लोग को याद है 3/2 होता है, लेकिन म्यू का मान कितना हो जाएगा, तो इस सूत्र के अनुसार देखा जाए तो 1/sin थीटा हो जाए। 1/sin थीटा को आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे मैथ में, क्या बोला जाता है, तो cos थीटा बोला जाता है, बोला जाता है ना, ठीक है बोला जाता है। यानी 1/sin थीटा को क्या बोला जाता है, तो cos थीटा बोला जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा। यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, तो cos थीटा होगा। कब, यदि कांच वायु का क्रांति कोण कितना दिया हो, थीटा दिया हो, तब होगा।
ठीक है, यानी cos थीटा। ये सिचुएशनल है, कंडीशनल है। ऐसे होने के लिए क्या होता है, तो 3/2 होता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो किस रूप में बताएंगे, तो समझ में आ गया। चलिए अब 45 के बाद देखते हैं 46 नंबर पे क्या दिया है सर जी। 46 नंबर तो पढ़िए आप सबसे पहले, उसके बाद हम पढ़कर डिस्कशन कर देते। कांच दिया से हवा में प्रवेश करते समय किस रंग का क्रांतिकोण सबसे कम होता है। तो आप लोग को यहाँ देख लीजिए क्रांतिकोण सबसे कम होता है, तो एक चीज यहाँ बता देते हैं, लाल है और बैगनी है। लाल का होता है सबसे ऊपर होता है, बैगनी का होता है तो सबसे नीचे होता है। अब देखो तरंग दैर्ध्य की बात की जाएगी तो तरंग दैर्ध्य इसका ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ तरंग दैर्ध्य से हमको कोनो लेना देना नहीं, विचलन से लेना। विचलन का मतलब वास्तविक पद से जितना क्या होता है कोण बनाता है, तो विचलन। तो सबसे कम विचलन लाल का होता है, सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो बैगनी का होता है। विचलन समझ में आ रहा है, यानी पद से विचलित होना, कितना विचलित कौन सबसे ज्यादा होगा, तो बैगनी सबसे ज्यादा होगा, लाल क्या होगा, सबसे कम होगा। यानी अगर मान लीजिए ये हम लोग का माध्यम 1 है और ये माध्यम 2, अगर प्रकाश श्वेत प्रकाश, अगर ये हम लोग अभिलंब बाढ़ रहे हैं, श्वेत प्रकाश ये जा रही है, श्वेत प्रकाश में कौ रंग होता है, तो 7 रंग होता है। जब यहाँ से विभक्त होना स्टार्ट करेगी तो विभक्त होगी तो लाल तो ऊपर रह जाएगी, लेकिन बैगनी का विचलन होकर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी सबसे पहले बैगनी रंग ही क्या बना देगी, 90 डिग्री का कोण बना देगी। तो बैगनी रंग का यहाँ क्रांति कोण जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो सबसे क्या बनेगा, कम बनेगा। यानी सबसे कम किसका क्रांति कोण होता है, तो बैगनी रंग। सबसे ज्यादा किसका होगा, तो लाल का होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट 46 के बाद 47 पर मूव करते हैं। कारण तो यहाँ बता दिए कि लाल रंग का विचलन कम होता है और बैगनी रंग का विचलन क्या होता है, तो ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन तो आप लोग मार सकते हैं। क्या दिया देखो, क्या दिया है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मतलब क्या होता है सर जी, तो डाई ऑफ्टर होता है। क्या होता है, डाई ऑफ्टर होता है, और इसका सिंबल क्या बनाता है, तो डी बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 47 के बाद 48 नंबर। आप देखो लेंसों के संयोजन से बहुत सारा प्रश्न बना है। क्या क्या बना है, एक उभयोतल लेंस, एक उभयोतल, उभयोतल का आप लोग उभयोतल क्या लिखा, एक उभयोतल लेंस जिसका अपवर्तनांक कितना दिया 1.5 में प्रवेश तल की वक्रता त्रिज्या कितनी है, प्रवेश तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता बताइए। लेंस की क्षमता बताने के लिए आप लोग जानते हैं क्या चाहिए, 1/f चाहिए। अगर इन केस f किस में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, तो p का सूत्र क्या हो जाता है, तो p का सूत्र हो जाता है 100/f हो जाता है। ठीक है, जब f सेंटीमीटर में दिया होगा तो p का सूत्र ये होता है, और मीटर में दिया हो तो ये होता है। ठीक है, चलिए तो क्या पूछा, उभयोतल। उभयोतल लेंस कोई बोलेगा, यानी आप लोग क्या समझिएगा, उत्तल को ही उभयोतल बोला जाता है, उत्तल को ही क्या बोला जाता है, तो उभयोतल बोला जाता है। उभयोतल का मतलब जब दो गो उत्तल लेंस संयोग में आता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उभयोतल बोला जाता है। चलिए इसका अपवर्तनांक कितना दिया, तो 3/2 यानी 1.5। अब चलिए फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी जब मिलेगा तभी ना हम लोग क्षमता निकाल सकते हैं। तो फोकस दूरी निकालने के लिए आप लोग जानते हैं 1/, क्या होता है, तो f होता है। 1/f बराबर म्यू रिलेटिव -1, और यहाँ होता है 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। ठीक है, अगर ये उत्तल लेंस हम बनाना चाहे तो उत्तल लेंस ऐसे बनेगा। अगर ये हम लोग का सतह 1 ये सतह 2 होगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या r1, इसकी वक्रता त्रिज्या r2। तो इन केस देखा जाए तो r1 किस में होगा, तो प्लस में होगा, और r1 प्लस में होगा, और r2 किस में होगा, तो माइनस में होगा। यानी r2 को माइनस में रखेंगे और r1 को प्लस में रखेंगे। अब यहाँ से 1/f निकालेंगे, 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 3/2 माइनस 1, यहाँ से कितना 1/20 और माइनस 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 और 1/-20। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करें, लेकिन पूर्णतः सॉल्व करें। अब इन दोनों को 3/2 में से 1 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ के बाद 1/f इक्वल टू कितना 1/2। अब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, 1/20 और माइनस माइनस प्लस यानी 1/20। 1/20 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 2/20 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और f का मान क्या मिलेगा हम लोग को, तो 20 सेंटीमीटर मिलेगा। कारण 20 सेंटीमीटर, यहाँ सब चीज त्रिज्या किस में दिया है, तो सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए हम लोग को फोकस दूरी सेंटीमीटर में 20 मिलेगा। अभी अभी बोले सेंटीमीटर में दिया होगा तो ये सूत्र लगा लीजिए, f का मान मिल गया कितना, तो 20। तो p का मान कितना आ जाएगा 100 और f का मान 20 है, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5d आ जाएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5d। क्या किधर है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो यानी 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। आप मूव करते हैं नेक्स्ट 48 के बाद 49 नंबर।
देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या, 49 नंबर, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता कितनी दी है, तो 12D है, उसकी आवर्धक क्षमता। अब आवर्धक का मतलब क्या होता है, आवर्धक का मतलब होता है जो प्रतिबिंब का साइज, मतलब वस्तु की साइज को बढ़ा देता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है, तो आवर्धक पड़ जाता है। और आवर्धक बोलो या सूक्ष्मदर्शी बोलो, बात ये कही सूक्ष्मदर्शी का भी क्या काम है, वस्तु की आकार को, वस्तु की आकार यानी छोटी सी वस्तु को आकार को बढ़ा देना, और जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, तो वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो आवर्धक, आवर्धक का मतलब क्लियर हुआ, यानी आवर्धक बोलो या सूक्ष्मदर्शी बोलो, बात यही है, सरल सूक्ष्मदर्शी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आवर्धक की ग्लास की क्षमता यानी पी का मान कितना दे दिया, तो 12D दे दिया। यहाँ से अगर एफ निकालना चाहे तो इसके इस फॉर्मूला में क्या होता है, 1/f होता है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 12D हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12D याद रखिएगा। और यहाँ से एफ का मान कितना आ जाएगा, तो एफ ऊपर चले जाएगा तो 1/12, और याद रखिएगा ये मीटर में, सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो किससे गुना कर दीजिए, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 100/12 हो जाएगा, 100/12 सेंटीमीटर, 100/12 सेंटीमीटर। आइए अब आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता किसका, सरल सूक्ष्मदर्शी का कितना होता है, m बराबर 1 + d/f। कब होता है, जब अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पर बनता है, तो किसी भी आवर्धक यानी सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता यही होता है। ठीक है, तो 1, अब डी का मतलब 25 सेंटीमीटर, और एफ का मान निकाले 100/12, 100/12 तरह पुट कर दे, 100/12 सॉल्व कीजिए, आप लोग का एम का मान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो मान लीजिए एक, अभी इस भिन्न को सॉल्व करेंगे। अब 12 कहाँ चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा, तो क्या लिखेंगे, m बराबर 1 + 25 गुने 12/100, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, और इधर 1 है और उधर 3 है, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 4, और 4 दिया यानी, और ये साइज m क्या बताता है, साइज को बताता है, यानी 4 गुनी हो जाएगी, यानी उसकी आवर्धन क्षमता कितनी है, तो 4 है, उसकी आवर्धन क्षमता कितनी है, तो 4 है। समझ में आ रहा है 4 कैसे है, यानी p दिया था और आपसे m पूछा था, p दिया था और m पूछा था, m निकाले कितना आ गया, तो 4 आ गया। अब देखो यहाँ डायरेक्ट बोला नहीं सरल सूक्ष्मदर्शी, यहाँ आवर्धक बोल दिया, और आवर्धक का मतलब याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी, यानी सूक्ष्मदर्शी बोल सकते, जो छोटे वस्तु को बड़ा कर दिखाता है। ठीक है, चलिए 49 के बाद अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 49 के बाद देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आया क्या दिया है, लेंस दिया के द्वारा किसकी कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु का प्रधान अक्ष पर रखा जाए। अब देखो यहाँ एक डायग्राम था, डायग्राम जो कि कैप्चर नहीं हो पाया। डायग्राम क्या था, डायग्राम में यही था कि आप लोग एक लेंस था, और लेंस में 4 पदार्थ बना है, 4 पदार्थ से बना है। यहाँ पदार्थ जिससे बना उसका अपूर्णांक μ1 है, यहाँ जिस पदार्थ बना उसका अपूर्णांक μ2 है, यहाँ जिस पदार्थ से बना μ3 है, और यहाँ जिस पदार्थ से बना उसका कितना μ4। और जब वस्तु प्रधान अक्ष पर रखिएगा तो यहाँ से जब किरण जाएगी तो कितने से, μ1 से जाएगी और μ2 से जाएगी, तो जितने अपवर्तनांक वाले माध्यम से जाती कितना प्रवेश करती है उतना ही आप लोगों का क्या बन जाता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी अगर ऊपर से जाएगी तो μ1 से जाएगी या μ2 से जाएगी, और नीचे से जाएगी तो μ3 से जाएगी या μ4 से जाएगी, यानी कभी भी किरण क्या दो अपवर्तनांक से जा सकती है, यानी हमेशा हम लोगों का प्रतिबिंब कितना बनेगा, इस सिचुएशन में 2 गो बनेगा। ठीक है, यानी कितना बनेगा, तो 2 गो बनेगा। क्लियर, यानी 50, अगर ऊपर साइड μ1 और फिर μ1 μ2 और क्या हो μ3 या μ4 या हो, तो जितने अपवर्तनांक से प्रकाश की किरण गुजरेगी उतना प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, यानी प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो 2 गो बनेगा। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 के बाद 51 नंबर में क्या है, 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में क्या है रखे हैं, समतुल्य लेंस, समतुल्य लेंस अभी बताया, क्या बताया कि अभी बताया क्या कि जब दो उत्तल लेंस की संपर्क में रखे तो समतुल्य लेंस क्या होता है, तो उत्तल लेंस जब भी रखते हैं तो उभयोत्तल बोलते हैं, और उस उभयोत्तल लेंस को ही उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, जब उत्तल लेंस को पास रख दीजिएगा तब वो उसको उत्तल लेंस बोलिएगा, क्या बोलिएगा, उत्तल लेंस। सेकेंड नाम बोलना चाहते हैं तो क्या बोल सकते हैं, तो उभयोत्तल लेंस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो उभयोत्तल लेंस। ठीक है, 51 अब मूव करते हैं, 51 के बाद 52 नंबर। हम बोले 60 कराएंगे लेकिन टोटल आप लोगों को ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में 104 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट 104 ऑब्जेक्टिव होगा, और यही 104 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसी टाइप का देखने को मिलेगा, और हो सकता है डिजिट में परिवर्तन आ जाए लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, चलिए तो 52 नंबर के बाद हम लोग 52 क्या दिया है सर जी, तो लिखा है, पहले लिखा है एक लिखा है, फिर उत्तल लिखा है, फिर लेंस लिखा है, फिर वस्तु लिखा, और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के
बीच की न्यूनतम दूरी, यानी बोला वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो सकती है। तो देखिए अगर कभी भी वास्तु एक बना लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हम लोग का उत्तल लेंस है, यहाँ होता है F1 होता है, और यहाँ कौन होता है उतनी दूरी पर कौन था 2F1 होता है, यहाँ कौन होता है तो F2 होता है, और उतनी दूरी पर कितना होता है तो यहाँ 2F2 होता है। ठीक है, अब देखो एक वो अनंत पर होता है, अनंत पर प्रतिबिंब का अनंत पर अगर वस्तु रहती है यानी ऑब्जेक्ट अनंत पर रहता है तो प्रतिबिंब कितना कहाँ बनता है तो F पर बनता है। ठीक है, यानी फोकस पर बनता है। अगर यही हम लोग नजदीक को लाते हैं यानी अनंत और 2F, तो प्रतिबिंब कहाँ भाग जाती है तो यहाँ भाग जाती है। फिर अगर हम लोग प्रतिबिंब को कहाँ ला जाते हैं तो 2F1 पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाती है। अब देखो यहाँ जैसे जैसे यहाँ लाए, अब इसके बाद इससे न्यूनतम दूरी नहीं होगी। अब देखो ई यहाँ दूरी F और यहाँ दूरी F, ठीक है, यहाँ होता हम लोग का प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो इधर F और इधर F, इधर भी 2F, यानी टोटल मिलकर कितना F तो 4F। 4F से न्यूनतम दूरी नहीं हो सकती। यही न्यूनतम दूरी किसके किसके बीच होगा तो किसके बीच होगा तो वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी। यानी 4F ही क्या होती है वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी होती है। इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम कहीं नहीं हो सकती है। अगर देखो तो अनंत और इसके बीच दूरी निकाले तो यहाँ से हम F ले लेंगे और यहाँ से क्या लेंगे अनंत, जो कि किससे ज्यादा है तो 4F से ज्यादा है। ठीक है, 4F से ज्यादा। अगर यहाँ से देखो 2F के इधर साइड है तो, और इसका यहाँ बना तो यहाँ से भी F जुड़ गया, और यहाँ से कुछ इधर साइड तो यहाँ भी देखिएगा तो 4F से ज्यादा ही आएगा, 4F से क्या आएगा तो ज्यादा ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा न्यूनतम दूरी 4F के बराबर होती है। अब कितना नंबर क्वेश्चन है तो 52 के बाद अब क्वेश्चन आएगा 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है सर जी। अब देखो यहाँ भी आप लोगों को अगर PYQ को अनुसार देखा जाए तो प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया 20 सेंटीमीटर दिया, उसके बाद दिया यहाँ -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। ठीक है, यानी 40 की जगह माइनस दिया, यहाँ थोड़ा सा हम लोगों का टाइपिंग में मिस्टेक, 20 सेंटीमीटर और 40 उसके अनुसार यहाँ आंसर दिया है, उसके बाद ही बोल रहे हैं। चलिए तो पढ़ देते एक बार क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों का संयोजन से बने समतुल्य लेंस की क्षमता पूछ रहा है, यानी P का मान क्षमता पूछे तो P का मान पूछ रहा है, और क्या दिया है 2 लेंस की फोकस दूरी दिया है। तो समतुल्य यानी क्षमता निकालने के लिए P बराबर 1/Fe, यानी समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे और यहाँ रख देंगे 1/, कर देंगे, और सेंटीमीटर में आएगा तो ऊपर 100 रखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो Fe निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/Fe इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो F1 का मान कितना दिया सर जी तो 20 दिया, देखिए हाँ 20 दिया, प्लस नहीं देखें, प्लस तो होता है सूत्र में लेकिन दिया है माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा, तो -1/40 सॉल्व कीजिए तो यहाँ से 1/Fe इक्वल टू 20 और 40 कैल्सियम 40 हो जाएगा, यहाँ से 20 दूनी 40, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर बीच में -40 से कम 40, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1/Fe बराबर 1/40, तो यहाँ Fe का मान कितना आ जाएगा तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 40 सेंटीमीटर को यहाँ पुट कर दीजिए तो P का मान आ जाएगा, यानी इस सूत्र में हम Fe का मान रख रहे हैं, तो P बराबर 100/100 कितना 40, काटेंगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो 5 और नीचे 2, 5/2 को 2.5 बोल सकते हैं, 2.5 किस में तो प्लस में, 2.5 किस में तो प्लस में, यानी P का मान कितना 2.5D, 2.5 डाइऑप्टर या D बोल सकते हो। क्लियर, यानी इस क्वेश्चन का अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में -40 ना होता तो वो भी बन जाता, ऐसा कोई दिक्कत है, लेकिन ऑप्शन उसी के अनुसार दिया था इसलिए हम लोग -40 बोल दिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 53 के बाद अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं, कैसे है सी आप लोग को समझ में आ रहा हो। चलिए अब 53 के बाद है 54। उम्मीद करते हैं आप लोगों को लेक्चर बेहतरीन लग रहा होगा और बेहतर समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही आप लोग लेक्चर में बने रहिएगा, तो इससे भी बेहतर वीडियो हम बनाने की ट्राई करेंगे, बेहतर मेहनत करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए बेहतर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों को उम्मीद कीजिए, उम्मीद से परे आप लोगों को दिखाई देगा, आप फिजिक्स में एक हट के बन जाइएगा। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन क्या कहिएगा, सबसे बेहतर अगर कोई सब्जेक्ट है तो हमारा कौन सा है तो फिजिक्स ही है। एक बार तो विश्वास देखकर देखिए, उसके बाद आप लोगों को लगेगा ही कि हमारा फिजिक्स सबसे क्या है बेहतर है, और सबसे यानी जितने आदमी पढ़ रहे हैं आपके टोले मोहल्ले में सबसे आप लोग आगे दिखिएगा, किस में तो फिजिक्स में।
ठीक है। चलिए, यानी आप लोग को जो सब्जेक्ट हम बताएंगे और जो टॉपिक आपको बताएंगे देखिएगा उसको समझा, आप खुद ब खुद किसी चीज को किसी को बताइएगा तो पढ़ा दीजिए कि इसका आंसर ऐसे होता है। तुम काहे लिए याद किए हो कि इसका आंसर ये होगा, तुम कहोगे कि ऐसे होता है, ठीक है। यानी तुम्हारे अंदर ये भावनाएं और ये चीज जनरेट हो जाएगी, इसका आंसर होगा तो ये होगा और होगा तो ऐसे होगा, ठीक है। चलिए, तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी दी है, तो 20 सेंटीमीटर दी है, 30 सेंटीमीटर दिया और कितना दिया, 40 सेंटीमीटर दिया एक दूसरे से। अब देखो, जब फोकस दूरी धनात्मक है यानी तीनों के तीनों लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। यानी बताया है इससे पहले वाले भी कि अगर जिस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है उसकी उस लेंस को क्या बोलते हैं, लो तो उत्तल बोलते हैं लो, ठीक है। चलिए, इस संयोजन की फोकस दूरी यानी तीनों को जोड़ देने के बाद फोकस दूरी नेट कितना हो जाएगा, तो जोड़ने का तरीका क्या होगा, 1/Fe बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, ठीक है। यानी F1 F2 F3 को मान रख दीजिए और यहाँ Fe है। कितना है सर जी, तो 1/20 है, यानी पहला 20 है, दूसरा 30 है और चौथा नहीं तीसरा 60 है। एलसीएम निकालिए, 20 30 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। यहाँ 3 आ जाएगा यानी 20 3 60, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। ऊपर साइड जोड़ेंगे और इधर साइड कौन है, तो 1/Fe है, 1/Fe। Fe का मतलब इक्विवेलेंट फोकस दूरी, इक्विवेलेंट यानी समतुल्य फोकस दूरी, ठीक है। ऊपर साइड 6 और नीचे साइड 60, काटेंगे तो 1/10 आई सेंटीमीटर, तो यहाँ से Fe का मान कितना निकल कर जाएगा, 10 सेंटीमीटर निकल कर जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अब देखो कोई माइनस में होगा तो माइनस पुट कर देंगे, क्या दिक्कत है, वो चीज भी सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ तीनों के तीनों प्लस में दिया है, ठीक है। 54 के बाद मूव करते हैं हम लोग 55 नंबर। 55 नंबर क्या है, 55 नंबर है, यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो इसकी संयोजन की फोकस दूरी। अब अभिसारी के, अब देखो एक होता है नाम अलग अलग होता है, यानी इंसान का भी देखिएगा दो को नाम होता है, तीन को नाम होता है, वैसे ही लेंस का अलग अलग नाम होता है। उत्तल बोलो या क्या अभिसारी बोलो, दोनों का बतिया एक ही है। यानी उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोला जाता है, अभिसारी लेंस बोला जाता है, यानी उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस। अब देखो दो अभिसारी लेंस है और दोनों का फोकस दूरी क्या है, तो देखिए समान है, यानी फोकस दूरी अगर तुल्य निकालने का तरीका दोनों का इन्वर्स कर जोड़ देते थे, यानी 1/Fe इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 और दोनों का फोकस दूरी यानी F1 किसके बराबर है, तो F2 के बराबर। तो क्लियर, तो यहाँ आते हैं तो 1/Fe F1 के जगह क्या लिखेंगे, F लिखेंगे और F2 के जगह भी क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। सॉल्व कर देंगे और Fe का मान निकाल देंगे, ठीक है। सॉल्व कीजिए आप लोग, इधर साइड Fe है और यहाँ F का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो F हो जाएगा। F का एलसीएम कितना होगा, तो F होगा। ऊपर साइड एक एक मिलकर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ से Fe इसको पलट देंगे तो आ जाएगा कितना, तो F/2, यानी समतुल्य फोकस दूरी किसका, अभिसारी लेंस का कितना हो जाएगा, तो F/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो F/2 हो जाएगा। यानी 55 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 55 के बाद नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 55 के बाद होगा क्या, 56 और 5 क्वेश्चन बचा है और 5 क्वेश्चन के बाद ये लेक्चर हम लोग का समापन करेंगे और लेक्चर के बाद कौन सा डालेंगे, इसके बाद हम लोग लेक्चर 3 में पूरे के पूरे ऑप्टिक्स वाले को समापन करेंगे, ठीक है। और चलिए यहाँ देख लेते हैं, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है, F मीटर में है, याद रखिएगा F जो फोकस दूरी किस में, मीटर में हो, तो इसकी क्षमता अभी बताया मीटर में होता है तो क्षमता इक्वल टू क्या होता है, तो 1/F होता है, यानी कौन सा होगा, 1/F डाइऑप्टर, ठीक है। चलिए 56 के बाद कौन होगा, 57, कौन होगा, तो 57 होगा, ठीक है। चलिए 57 नंबर, कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबोया जाता है तब यह हो जाता है। अब देखो इस कथन को याद रखिएगा, लेंस कौन होता है, तो 2 होता है। कौन कौन सर जी होता है, तो एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। और दोनों को अगर किस में डुबाइएगा, जल में डुबाइएगा तो क्या बढ़ जाता है, तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ लॉजिक सूत्र से भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ कथन के रूप में बता रहे हैं, ठीक है। उत्तल और अवतल को किस में डुबाइएगा, जल में डुबाइएगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। अपवर्तनांक घट जाता है, क्या हो जाता है, तो अपवर्तनांक घट जाता है, ठीक है। फोकस दूरी यानी उत्तल का भी फोकस दूरी बढ़ जाता है और अवतल का भी फोकस दूरी अगर फोकस के टर्म में है तो क्या कहिएगा, बढ़ जाती है। फोकस के टर्म में है तो कहिएगा बढ़ जाती है जल में डुबोने के बाद। लेकिन दूसरा कंडीशन में आएगा, अब यहाँ आएगा, अब फोकस दूरी बढ़ जाती है यानी इसकी अभिसारी का मतलब क्या, एक बिंदु पर
एक बिंदु पर क्या करना, सभी किरणों को मिलाने की क्षमता क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है, यानी अभिसारी कम अभिसारी हो जाती है, कम अभिसारी यानी अभिसारीपन कम हो जाती है, यानी एक बिंदु पर मिलाने की क्षमता कम हो जाती है। और इसकी कॉज क्या कम हो जाती है, तो अपसारी यानी फैलाने की जो गुण होता है कम हो जाता है, यानी कम अपसारी हो जाता है, कम अपसारी हो जाता है। इसके पीछे लॉजिक यही है कि फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी अगर जल में डुबोइएगा तो दोनों के दोनों लेंस की क्या बढ़ती है, तो फोकस दूरी बढ़ती है, और उत्तल में क्या हो जाता है, तो कम अभिसारी हो जाता है और ये कम अपसारी हो जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन हमेशा बना है। उत्तल और अवतल को जल में डुबाते हैं, फोकस दूरी बढ़ जाती है, और ये हो जाता है कम अभिसारी, और ये हो जाता है कम अपसारी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। कांच अवतल लेंस को डुबाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो कम अपसारी हो जाएगा, यही अगर उत्तल लेंस को डुबाते तो क्या हो जाता, तो कम अभिसारी हो जाता है। ठीक है, चलिए 57 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते, क्या होगा, तो 58 होगा। पढ़िए क्वेश्चन। जब किसी उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक कितना 1.5 तथा फोकस दूरी f हो, जब जल में डुबोया जाता, अभी अभी जल में डुबोया जाता, तो जल में डुबोया जाता है तब उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, f से बड़ी हो जाती है, यानी पहले अगर f होगा तो जल में डुबोइएगा तो उससे क्या हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। अभी अभी बताया, अब बड़ा होकर कितना हो जाएगा, तो पहले अगर मान लीजिए 10 होगा तो 4 गुना हो जाएगा, यानी 4f बराबर हो। लेक्चर 1 में भी हम बताए, यानी फोकस दूरी चौगुनी हो जाती है, फोकस दूरी क्या हो जाती है, चौगुनी, यानी पहले अगर 10 सेंटीमीटर हो तो जल में डुबाने के बाद कितना हो जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। अभी अभी बताए, इससे पहले 57 वाले क्वेश्चन में भी यहाँ डिस्कशन हो गया। अब आते हैं 58 के बाद 59। दो पतले लेंस संपर्क में रखे जाने पर उसका क्षमता कितना दिया, 10D क्षमता का युग्म बनाते, जब उनके बीच की दूरी कितना हो जाए 0.25 मीटर हो तो क्षमताएं घटकर कितना हो जाती है, 6D हो जाती है। तो लेंस की फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी यानी दोनों पतले लेंस की फोकस दूरी बताना है कि मान कितना होगा। तो आइए इसको निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस सूत्र का इस्तेमाल कर लीजिएगा। क्षमता दिया यानी P का मान दिया पहला कंडीशन में कितना 10D, इनडायरेक्टली बोले तो 1/f का मान दिया, 1/f इक्वल टू क्या होता है, दोनों का 1/ पहला का और दूसरा का जोड़ देंगे, व्युत्क्रम कर जोड़ देंगे, और इसका मान कितना दिया है, तो 10D दिया। ठीक है, अब देखो जब ई संपर्क में रखे हैं तो समतुल्य लेंस निकालने का, समतुल्य फोकस दूरी निकालने का सूत्र है, जब d दूरी पर रखोगे, तो 1/f निकालने का तरीका क्या होता है, तो 1/f1 होता है प्लस 1/f2 होता है प्लस d या माइनस होता है माइनस d/f1 और f2 होता है। ठीक है, d दिया है कितना 0.25, और यहाँ से इसका मान दिया, देखो ऊपर दिया कितना 10D, और यहाँ इस कंडीशन पे 1/f कितना दिया, तो 6D दिया, यानी 6 बराबर कितना, इसका मान देखो ऊपर 10 दिया, तो माइनस d/f1 और f2। अब यहाँ इक्वेशन हम लोग का 2 मिल गया और यहाँ इक्वेशन 1 मिल गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग का f1 और f2 का मान मिल जाएगा। f1 और f2 को मान क्या मिल जाएगा, यानी ऐसे ही सॉल्व होगा, और दोनों का मान सेंटीमीटर में, पहला का मान 50 सेंटीमीटर, दूसरा का मान कितना मिलेगा, तो 12.5 सेंटीमीटर मिलेगा। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बना सकते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, तो f1 का मान 50 आएगा और f2 का मान 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी 59 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो C 50 एंड 12.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन इजी सा है, बना देते हैं, बहुत सा आपको अच्छा से समझ में आ। और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। क्या, अगर मान लीजिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो क्षमता, सर जी क्षमता P बराबर बहुत बार बता चुके कि सेंटीमीटर में दिया है तो 100 क्या लिख दीजिए, f लिख दीजिए। f का मान कितना दिया है, तो 20 दिया है, 20 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 2 × 5 = 10 आ जाएगा, यानी P का मान कितना आ गया, तो 5D आ गया, यानी 5 डाइऑप्टर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 डाइऑप्टर 5D हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितना हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किए समझ में आएगा। कोई ऑब्जेक्टिव अगर समझ में ना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स खुला वहाँ पूछ सकते हैं कि सर इस ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन फिर से पुनः कर दीजिए। ठीक है, क्लियर कट बातें आप लोगों को। और एक चीज, लेक्चर में बने रहिएगा, लगातार बने रहिएगा, और आप लोगों को समझ में बेहतर आएगा और आप लोगों की बेहतर तैयारी कराई जाएगी। और मान ली हम फिजिक्स का बेहतर और बेहतरीन बनाने की आप सबको गारंटी देते हैं। ठीक है, तो लेक्चर में बने रहिएगा, और लेक्चर 3 इसका आप लोगों को मिलेगा कल। ठीक है, तो लेक्चर को कंटिन्यूअस देखते रहिएगा।
और आप लोगों को अगर वीडियो नाम मिल रहा होगा तो कहाँ से दिखेगा, तो प्लेलिस्ट सबका बना है, यानी VVI क्लास 12 के नाम से आप लोगों का प्लेलिस्ट बना, वहाँ आप लोग से वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समापन करते हैं, ठीक है। और लेक्चर को ऐसे ही अगर समझ में आ रहा तो दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।